बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का जो 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका तीसरा चैप्टर का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है मांग का सिद्धांत। बच्चों, मांग का सिद्धांत को हमने 3 वीडियो में बनाया है। ये उसकी सेकंड वीडियो है। थर्ड वीडियो हम आपको कल की या अगले रोज़ में अपलोड कर देंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है मांग का नियम, क्योंकि मांग के बारे में और मांग को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको मांग के नियम के बारे में बताऊंगा। बच्चों, जब अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। भाई, अगर अन्य बातें समान हों तब क्या होगा? किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, कीमत घट जाएगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, अन्य बातें समान रहने पर। अब बच्चों, मांग तालिका या मांग अनुसूची, मांग तालिका, मांग अनुसूची, हमने कोई एक्स वस्तु ली, उसका प्राइस अगर 10 रुपये है तो मांग उसकी 100 है। प्राइस घटकर 9 हुआ तो 150 होगी और 8 हो गया तो उसकी डिमांड कितनी होगी? 200। अब बच्चों, जब हम मांग वक्र को करेंगे, देखेंगे तो देखो ये साइड तो है क्वांटिटी की और ये है प्राइस की। अगर नॉर्मली प्राइस P था तो डिमांड कितनी थी? L क्वांटिटी की। प्राइस घटकर P1 हो गया तो बच्चों डिमांड कितनी होगी? L1। समझ गए बच्चों? अगर किसी वजह से प्राइस उसका घटेगा तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। अब बच्चों, मांग के नियम की मान्यताएं। सबसे पहली बात तो ये है, आय में परिवर्तन नहीं। अगर किसी वजह से मांग के नियम की मान्यताएं क्या है? जब ही ये नियम लागू होगा, सबसे पहली बात तो ये उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं हो। क्यों? क्योंकि बच्चों, अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाएगा तो उसके पास पैसा ज़्यादा होगा, वस्तु ऑटोमेटिकली ज़्यादा खरीदने लगेगा। तो पहला नियम क्या है? पहली मान्यता क्या है? उसकी आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आय कम होगी तो डिमांड कम कर देगा, आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ा देगा। तो पहला नियम क्या है? नियम यह है कि उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है, उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बच्चों, अगर उपभोक्ता की रुचि और उसकी प्राथमिकता, रुचि का मतलब है इंटरेस्ट और प्राथमिकता का मतलब किस चीज़ को अहमियत देना, अगर इसमें परिवर्तन होगा तो डिमांड पे भी फर्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, ना तो उसकी रुचि में कोई परिवर्तन होना चाहिए, ना बच्चों उसकी प्राथमिकता में कोई परिवर्तन होना चाहिए। जो उसकी पहले रुचि थी अभी भी वही रुचि होनी चाहिए। जिस चीज़ को वो पहले प्राथमिकता दे रहा था अभी भी उसको ही प्राथमिकता देना चाहिए। बच्चों, तीसरी चीज़ है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन ना हो। बच्चों, अगर किसी वजह से संबंधित वस्तुएं कैसे? चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। अगर किसी वजह से इनमें एक की कीमत बढ़ेगी तो उसका फर्क दूसरे पे पड़ेगा, दूसरे की कीमत बढ़ेगी तो पहली वाली पर उसका फर्क पड़ेगा। तो संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहला क्या था? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता की प्राथमिकता और रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा बच्चों, कीमत के भविष्य में परिवर्तन की संभावना ना हो। कीमत के भविष्य में परिवर्तन की संभावना ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर उपभोक्ता को ये लगता है कि इस वस्तु की कीमतें आने वाले, अब बच्चों, अगर भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना महसूस होगी कि भाई भविष्य में कीमत बदलेगी या कीमत कमती बढ़ती होगी, तो ऐसे में बच्चों क्या होगा? ऐसे में जो मांग है उस पर वो नियम लागू नहीं होगा। कैसे? अगर किसी वजह से किसी आदमी को ये लग रहा है कि अब से 15 दिन बाद में इसके कीमत बढ़ जाएंगी तो वो मांग ज़्यादा करने लगेगा उसी कीमतों पर, और अगर उसे लगने लगे कि 15 दिन बाद में इसकी कीमत जो है घट जाएगी तो क्या काम करेगा? मांग करनी कम कर देगा। समझ में आ रहा ना? तो ये 4 चीज़ें हैं जो मांग के नियम को निर्धारित करती हैं। पहली क्या है? उपभोक्ता की आय। दूसरी क्या है? रुचि और प्राथमिक वस्तुएं। तीसरी क्या है बच्चों? तीसरी है जो हम बता रहे थे, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और चौथा है, भविष्य में, निकट भविष्य में कीमतों में कोई परिवर्तन की उम्मीद ना हो। चलिए बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मांग वक्र का ढलान। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? बच्चों, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है या कीमत गिरती है तो अधिक वस्तुओं को क्यों खरीदता है? इसके लिए सबसे पहली बात है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। पहला क्या है बच्चों? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अब ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का क्या नियम है? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं।
कोई व्यक्ति जैसे जैसे किसी वस्तुओं को खरीदता जाता है उसके लिए उस वस्तु की अहमियत कम होती जाती है, क्योंकि वो उसे प्राइस पे नापता है। जैसे जैसे उसके प्राइस कम होते जाएंगे तो उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदता रहेगा, क्योंकि उसको कम प्राइस पर उपयोगिता पूरी मिलती रहेगी। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होने के कारण मांग वक्र का ढलान जो है ऋणात्मक होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। बच्चों आय प्रभाव, इस पर आय प्रभाव पड़ता है। आय प्रभाव बढ़ने पर अगर आय घटेगी तो मांग कम होगी, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। इस कारण इसका क्या होगा, कीमत गिरती है तो अधिक वस्तु क्यों खरीदता है, जैसे कीमत गिरेगी उसकी आय बढ़ जाएगी। कैसे? अब बच्चों इस चीज को आप ऐसे समझेंगे, मेरे पास 1000 रुपये हैं पूरे महीने के खर्चे के, उसमें मैं जो हूं 500 रुपये खाने पे खर्च करता हूं। अब अचानक से क्या हुआ, मार्केट में प्राइस डाउन हो गई, जो चीज़ मैं मार्केट से 500 रुपये की खरीद रहा था अब वो बच्चों कितने की आने लगी, 400 रुपये की आने लगी। तो मेरी आय कितनी बढ़ गई, 100 रुपये बढ़ गई। तो 100 रुपये में मैं और ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकता हूँ। दोबारा समझ लीजिएगा भाई, मेरी एक लिमिटेड आय है और मैं उस आय को, सपोज करो मेरे पास 500 रुपये खाने पे खर्च कर रहा हूँ, खाने वाली वस्तुओं की कीमत डाउन हो जाए और डाउन होकर कीमत रह जाए 400 रुपये, मैं कितने खर्च करता था 500, तो अब मेरे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा बचने लगे, 100 रुपये। ऐसे में क्या करूंगा, कीमत गिरने पर मैं 100 रुपये की और वस्तुएं खरीद सकता हूं, तो मांग क्या होगी, मांग बढ़ जाएगी। तो इस कारण इसका जो ढलान होता है वो कैसे होता है, ऋणात्मक होता है। तीसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। बच्चों प्रतिस्थापन प्रभाव कैसे होता है, जब किसी वस्तु, सपोज करो चाय और कॉफी दो प्रतिस्थापन वस्तु हैं, चाय की कीमत बढ़ गई तो जो चाय पीने वाले लोग हैं वो क्या काम करेंगे, कॉफ़ी की तरफ प्रतिस्थापित हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि भाई चाय क्यों पीवें, फिर तो हम कॉफ़ी पी लेंगे। या चाय की कीमत कम होगी तो जो कॉफ़ी खरीदने वाले लोग भी हैं वो क्या करेंगे, चाय की तरफ प्रतिस्थापित हो जाएंगे। अगला पॉइंट है उपभोक्ता समूह का आकार। बच्चों उपभोक्ता समूह का आकार भी मांग को प्रभावित करता है, जिसके कारण मांग वक्र जो है नीचे की तरफ ऋणात्मक हो जाता है। इसके लिए कैसे, अगर किसी वजह से किसी की आय बढ़ जाए या उपभोक्ताओं का समूह बढ़ जाए, पहले 100 आदमी किसी इलाके में रह रहे थे और उपभोक्ताओं की तादाद वहाँ पर ज़्यादा हो जाए, ऐसे में क्या होगा, वो ज़्यादा वस्तुएं खरीदने लगेंगे और ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करने लगेंगे। कब करेंगे, जब उपभोक्ताओं की तादाद वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। जब वहाँ पर उपभोक्ता ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो उसकी डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रयोग की वस्तुएं। बच्चों विभिन्न प्रयोग की वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका कितने सारे प्रयोग होते हैं। जैसे चीनी है, चीनी का कितने सारे प्रयोग हैं। आप जो चीनी जो दूध में भी डाल के पीते हैं, चाय में भी इस्तेमाल होती है, हलवे में भी इस्तेमाल होती है, कैंडी में भी इस्तेमाल होती है। विभिन्न प्रयोग की वस्तुएं, दूध है, दूध चाय में भी इस्तेमाल होता है, कॉफ़ी में भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अब इनमें से किसी भी एक की कीमत में प्रभाव होगा, एक की कीमत में परिवर्तन होगा तो बाकी सारों पर परिवर्तन दिखाई देगा। समझ में आ रहा ना बच्चों। इसके अलावा मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब है जिन पर मांग का नियम नहीं लगता। मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब ये है कि जिन पर मांग का नियम काम नहीं करता। जैसे प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, इसकी व्याख्या वेबलन ने की थी। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की व्याख्या वेबलन ने की थी। जैसा डायमंड है, सोना है, ये कैसी वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। लोग गले में सोने की चेन डाल कर घूमते हैं, औरतें ज्वेलरी इतनी सारी गोल्ड की लेकर चलती हैं, लाद के चलती। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगी हैं और जब लोग उनको गले में पहना हुआ देखते हैं तो वो क्या समझते हैं कि भाई कितना रिच आदमी है, कितना मालदार आदमी है। नहीं समझ में आ रहा। अगर किसी वजह से वो जो है 10 रुपये किलो हो जाए या 20 रुपये किलो हो जाए तो फिर सोने की अहमियत क्या रहेगी। इसी तरीके से डायमंड है भाई, डायमंड बहुत महंगा है और डायमंड का महंगा होने के कारण लोग जो है मालदार लोग ही उसे खरीदते हैं। और अगर डायमंड सस्ता हो गया तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, तो इस पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। इसके अलावा बच्चों अज्ञानता भी एक कारण है। अज्ञानता का मतलब है नॉलेज की कमी होनी। जैसे बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं उनके अंदर क्वालिटी तो सेम है, अज्ञानता के कारण व्यक्ति जो है कई बार उन वस्तुओं को खरीदता भी नहीं है। जैसे जब मार्केट में सीजन चलता है फलों का तो तुमने देखा होगा कि सेब जो है बहुत सस्ते हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग उन्हें खरीदते नहीं हैं, जबकि क्वालिटी तो उसके अंदर सेम ही है। या सब्जियों का मौसम है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो बस सब्जी जब ही अच्छी लगती है जब वो महंगी होती है शुरुआत में, तो ये उनकी अज्ञानता ही तो है, बाकी उसके अंदर क्वालिटी तो पूरी है।
इसके अलावा गिफिन पदार्थ, बच्चों गिफिन पदार्थ जो हैं वे पदार्थ जिनके बारे में विवेचना एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था गिफिन, उन्होंने की थी। और बच्चों गिफिन ने क्या बताया था, जो मोटे अनाज हैं, सस्ती चीज़ें हैं, उन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? जब बच्चों उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो जो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं उनकी मांग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और जब उपभोक्ता की आय कम होती है तो उनकी मांग बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं खाने पीने के किसी आइटम से लेकर करूँगा। कैसे? जैसे भाई मैं ही एक व्यक्ति हूँ, मेरी आमदनी 10,000 रुपये थी और वो घट के 6,000 रुपये हो जाए तो 4,000 रुपये कम होगी। उससे पहले मैं क्या काम कर रहा था? उससे पहले जब मेरी 10,000 सैलरी थी, मैं हफ्ते में 5 बार बाहर रेस्टोरेंट पे खाना खाता था, फ्रूट्स खाता था, अच्छी चीज़ें लेता था। अब 4,000 कम हो गई तो अब मैं क्या काम करूँगा? मैं सब चीज़ों पर कटौती करूँगा। जो बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था वो कम कर दूंगा। तो ऐसे में मैं क्या खाऊँगा? घर की रोटी खाऊँगा तो आटे की डिमांड बढ़ेगी। चावल खाऊँगा, उनकी मतलब जो सस्ते चावल है उनका इस्तेमाल करूँगा। पहले मैं अच्छे लखानी के उसके जूते पहन रहा था, मेरी आय कम हुई तो मैं किन जूतों को खरीदूंगा, किन चप्पलों को? सस्ते चप्पलों को खरीदूंगा। ऐसा ही तो होगा ना। तो जो बच्चों गिफिन वस्तुएं होती हैं उन पर मांग का जो प्रभाव है वो उल्टा धनात्मक होता है, बल्कि उल्टा होता है। आय घटेगी तो उनकी मांग बढ़ेगी। गिफिन वस्तुओं की आय बढ़ेगी तो उनकी डिमांड कम होगी। क्यों? जैसे ही मेरी आय बढ़ जाएगी तो पहले मैं क्या काम कर रहा था? भाई सस्ती वस्तुएं इस्तेमाल कर रहा था। आय बढ़ने पर मैं क्या काम करूंगा? मैं जो कई बार होटल पे खाना खाऊंगा, फल खाऊंगा, तो क्या चीज़ कम होगी? डिमांड गेहूं की, आटे की, चावल की, इनकी डिमांड तो कम होगी। अब बच्चों बात करेंगे मांग में परिवर्तन की। देखिएगा, मांग में परिवर्तन मांग वक्र पर दो तरीके का होता है। एक तो मांग वक्र का संचलन और दूसरा होता है मांग में वृद्धि या मांग में कमी। जब बात हम करेंगे मांग वक्र के संचालन की तो मांग का विस्तार या मांग का संकुचन। विस्तार का मतलब फैलना और संकुचन का मतलब है सिकुड़ना। विस्तार का मतलब क्या है? फैलना, और संकुचन का मतलब है सिकुड़ना। अब ये कब होगा? बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे तैयार करेंगे? अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की खुद की कीमत में कमी हो जाती है, ऐसी स्थिति में मांगी गई मात्रा की तादाद बढ़ जाती है। यानी कि जब अन्य बातें समान रहें, बस खुद की कीमत कम होने पर 5 रुपये की थी 1 रुपये की बिकने लगी, 5 रुपये की थी 1 बिक रही थी, और 1 रुपये की बिकने लगी तो 5 बिकने लगी। यानी कीमत में कमी हुई तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति को हम मांग का विस्तार कहते हैं। मांग के विस्तार के बारे में बच्चों आप ये देखिएगा, जब किसी वस्तु की, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की खुद की कीमत में कमी आ जाए तो उसकी मांग बढ़ जाती है। अब जब बच्चों इसका मांग वक्र बनाएंगे तो 1 रुपये की वस्तु थी तो 5 खरीदी जा रही थी, जब 5 रुपये की थी तो 1 खरीदी जा रही थी। तो ऐसे में जब हम मांग का विस्तार दिखाएंगे तो ये तीर ऊपर से नीचे की तरफ होगा। इस बात का ध्यान रखना, ये तीर ही अहम रोल निभाएगा इसमें। मांग का विस्तार अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की खुद की कीमत में परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु की खुद की कीमत में परिवर्तन होता है तो मांगी गई वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम बच्चों मांग का विस्तार कहते हैं। ठीक है, 5 रुपये की बिक्री थी तो 1 बिक्री थी, और कीमत घट के 1 रुपये हुई तो 5 बिकने लगी। तो ये तीर के जरिए दिखाया गया। ये एक आंकड़ा है कीमत का, बाकी ये रफ आंकड़ा है, आप इसे जो है और भी अंक लेकर कर सकते हैं। दूसरा है मांग का संकुचन कीमत में वृद्धि के कारण। मांग का संकुचन कीमत में वृद्धि के कारण। अब बच्चों डेफिनेशन क्या होगी इसकी? अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तो बच्चों उसे हम मांग का संकुचन कहते हैं। कैसे? 1 रुपये की बिक्री थी तो 5 बिक रही थी, कीमत बढ़ा दी 5 कर दी तो 1 बिकने लगी। वर्णन क्या है? कीमत बढ़ी तो मांग कम होगी, तो इसे कहेंगे बच्चों मांग का संकुचन। और मांग के संकुचन में क्या हो? जब मांग के संकुचन में पहले हमने देखा था कि 1 रुपये की बिक्री थी तो 5 बिक रही थी, और 5 रुपये की बिकने लगी तो 1। तो मांग के संकुचन में ये तीर एरो का निशान ऊपर की तरफ होगा और मांग के विस्तार में नीचे की तरफ होगा। उम्मीद है बच्चों तुम्हारी ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बात करेंगे मांग में वृद्धि और मांग में कमी। बच्चों जब वस्तु की वर्तमान कीमत पर ही खुद ब खुद
किसी और कारण से, किसी अन्य कारण से उसकी मांग बढ़ने लगे, जैसे 10 रुपए की कोई चीज़ बिक रही थी और 100 बिक रही थी, अचानक से 10 ही रुपए पर उसकी कीमत मांग बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं मांग में वृद्धि। जैसे कोई वस्तु 10 रुपए की बिक रही थी, 20 बिक रही थी, अब 10 रुपए की ही कीमत है और मांग बढ़ गई, तो इसे कहते हैं हम बच्चों मांग में वृद्धि। देखो प्राइस सेम है और पहले तो डिमांड 20 थी वक्र पर और फिर कितनी होगी 30, और ये तीर जो है आगे की तरफ दिखा रहा है, ठीक है। अब बच्चों दूसरा है मांग में कमी। खुद की कीमत तो सेम होगी, जब उसकी खुद की कीमत सेम होगी और कीमत सेम होने के कारण पहले डिमांड कितनी थी, क्वांटिटी कितनी थी 30, अब कीमत सेम है और क्वांटिटी घट के कितनी होगी बच्चों 20, तो ऐसे में उसकी जो मात्रा है वो क्या हुई, कमी, तो इसे कहते हैं बच्चों मांग में कमी। अब इसे ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, पी तो यही है, पहले 20 थी फिर 30 है, तो एरो को इस तरफ उल्टी तरफ दिखाएंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा। अब बच्चों मांग में वृद्धि के कारण और मांग में कमी के कारण सेम ही कारण है, बस थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। जैसे मांग में वृद्धि के कारण लिखेंगे, अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो वर्तमान कीमतों पर ही उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। अगर किसी प्रतिस्थापन, जैसे दो वस्तुएं मैंने बताई, चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की प्रतिस्थापन है, चाय की कीमत में वृद्धि होगी, चाय की कीमत में वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होगी तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो उसके अलावा पूरक वस्तुओं की कमी पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी। अगर बच्चों पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वर्तमान कीमतों पर ही उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फैशन या ऋतु में परिवर्तन। अगर बच्चों फैशन में परिवर्तन होगा, भाई सपोज करो मफलर है ना 30 रुपए का ही बिक रहा है, अब फैशन आ गया किसी फिल्म में देख के या किसी तरीके से, तो लोग जो है 30 रुपए पे ही उसे खरीदना शुरू कर देंगे। या बच्चों मौसम में परिवर्तन हो जाए, भाई कोई रज़ाई 500 रुपए की बिक रही है नवंबर में, सीजन दिसंबर का आएगा तो ऑटोमेटिकली उसी कीमत पर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। अगर खरीदने वाले लोगों की तादाद में वृद्धि हो जाएगी तो वर्तमान कीमतों पर ही उसकी मांग बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, भाई पता चला जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर 1000 आदमी रह रहे थे, 500 आदमी और आ गए किसी और काम की वजह से, तो क्या होगा, वहां पर वर्तमान कीमत पर ही उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। और भविष्य की संभावनाएं, अगर किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि इस वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ जाएगी तो वो उसी कीमत पर उसकी ज़्यादा चीज़ें खरीद लेगा। ये तो वृद्धि के कारण होगी। अब कमी के कारण देख लीजिएगा मांग में, अगर उपभोक्ता की आय में कम हो जाएगी तो खुद वस्तुओं को उसी कीमत पर कम खरीदना शुरू कर देगा। उसके अलावा प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में कमी हो जाएगी, तो प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में कमी का मतलब यह है कि चाय तो 200 रुपये किलो बिक रही थी, कॉफ़ी 400 रुपये किलो बिक रही थी, अब कॉफ़ी घट के 250 रुपये किलो होगी, तो ऐसे में जो चाय खरीदने रहे थे वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ। अगर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत कम होगी तो क्या होगा, मांग में कमी आ जाएगी। फिर पूरक वस्तु की कीमत में यहाँ तो थी कमी, वहाँ हो जाएगी वृद्धि। जब पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो ऐसे में क्या होगा, मांग में ऑटोमेटिक कमी आ जाएगी। फैशन और ऋतु में परिवर्तन, इसका भी वही है। अगर फैशन चला जाएगा तो वर्तमान कीमत पर उसे कम खरीद देंगे और फैशन आ जाता तो उसे अधिक खरीदते हैं। तो ऋतु में परिवर्तन, अगर ऋतु चेंज होगी, भाई जैसा अब गर्मियों के जो कपड़े थे वो सस्ते हो जाएंगे, वर्तमान कीमतों पर ही उसकी मांग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्यों, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर है भविष्य में क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। देखो मांग में वृद्धि के लिए तो क्रेताओं की संख्या में वृद्धि थी, और जब मांग में कमी होगी तो क्रेताओं की संख्या में कमी आ जाएगी। जैसे कोरोना के कारण बहुत सारे लोग गांव चले गए हैं, जिसके कारण जो है वस्तुओं की उसी कीमतों पर वस्तुओं की डिमांड कम होगी। भविष्य में संभावनाएं, अगर लोगों को लगता है कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो वो क्या करेगा, उस वस्तु को कम खरीदेगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि 10 दिन बाद में उसकी कीमत कम हो जाएगी, अगर तेने ज़्यादा खरीद ली तो नुकसान हो जाएगा। जैसे अभी दिवाली का ऑफर आने वाला, तो बहुत सारे लोग जो हैं मोबाइल जो परचेज़ करने वाले थे वो उन्हें लग रहा है कि दिवाली पे जैसे ही ऑफर आएगा तो तुम तब परचेज़ करना, ऐसे में उन्होंने क्या कर रखा, डिमांड कम कर रखी, वर्तमान कीमतों पर ही डिमांड कम है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका जो बचा हुआ पार्ट है मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।